हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आवाज़ ख़राब है, इसके लिए आप लोग इसको इग्नोर कर दीजिएगा। प्रज्ञा शोभित की बात पर बोली, इसका मतलब ये है कि हम जब भी मिलेंगे तो आप मुझे मैनर्स के बारे में बताएंगे कि कैसे किससे बात किया जाता है। शोभित अपना सिर हिलाकर बोला, आपके बात करने के लहजे से पता चलेगा कि आपको सिखाना चाहिए या फिर आप पहले से ही टैलेंटेड हैं। प्रज्ञा मुस्कुराते हुए बोली, आप एक बात बताइए, आप पहली बार डेट पर आए हो या फिर पहले भी आ चुकी हो? शोभित प्रज्ञा की बात पर बोला, मैं कल ही एक डेट पर गया था अपने बच्चे के साथ। प्रज्ञा हैरानी से बोली, बच्चा बच्चा पहले से ही शादीशुदा हो? शोभित अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं एक गार्जियन हूँ। प्रज्ञा राहत की सांस लेते हुए बोली, मुझे लगा कि इतनी छोटी उम्र में आपकी 22 शादी हो चुकी है। वैसे आपका गोद लिया हुआ बच्चा कहाँ पर है? शोभित प्रज्ञा के सवाल पर बोला, घर पर है। तभी वहाँ पर वेटर आ जाता है और शोभित के लिए अमेरिकानो एंड प्रज्ञा के लिए चाय रख कर चला जाता है। शोभित कॉफ़ी पीते हुए बोला, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैंने बस ये फॉर्मेलिटी पूरी की है क्योंकि मेरी मॉम मेरे पीछे पड़ी हुई थी और मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। प्रज्ञा चाय पीते हुए अपना सिर हिलाकर बोली, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी, चूँकि मेरे लिए रिश्ते बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो मेरे साथ रह सके और बाकी लोगों को मुझसे थोड़ा दूर रख सके। शोभित प्रज्ञा की बात पर बोला, तू अपनी फैमिली से कह दीजिए मैं आपको पसंद नहीं आया। प्रज्ञा शोभित की बात पर बोली, अगर मैं ऐसा करती तो उन लोगों को समझ आ जाएगा कि मैं रिश्ते से बचने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए आपको ही मुझे रिजेक्ट करना होगा। शोभित प्रज्ञा की बात सुनकर बोला, मैं अगर अपने घर में मैं बताऊं तो दोबारा मेरी मॉम मुझे फोर्स नहीं करेगी, कॉज मेरे ब्रदर्स आगे संभाल लेंगे। प्रज्ञा शोभित की बात सुनकर बोली, अगर आपके भाई संभाल लेते तो आपको यहाँ पर नहीं आना पड़ता। मेरे पास एक उपाय है, अगर आप सहयोग देना चाहें तो। शोभित प्रज्ञा की तरफ देखने लगता है, जिस पर प्रज्ञा कहती है, आप मेरे बॉयफ्रेंड बन जाइए। शोभित प्रज्ञा को घूरते हुए बोला, अगर मुझे गर्लफ्रेंड बनानी होती तो मैं पहले बना लेता, मुझे इन सब झंझट में नहीं पड़ना है। प्रज्ञा शोभित को शांत करते हुए बोली, अरे पहले मेरी बात तो सुनिए। आपके घर वाले आपको फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, मेरे घर वाले मुझे फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए। अगर हम घर वालों को कहें कि हम दोनों फ़िलहाल के लिए एक दूसरे को डेट करना चाहते हैं तो दोनों तरफ से फोर्स नहीं होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। इतना कहकर प्रज्ञा फिर से चाय का सीप लेने लगती है। शोभित कुछ देर प्रज्ञा की बात को सोचने के बाद बोला, और ये नाटक कितने वक्त तक रहेगा? प्रज्ञा शोभित के सवाल पर बोली, क्या आपको मैं अच्छी नहीं लगती? शोभित प्रज्ञा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, दिखने में तो अच्छी खासी हूँ और बात भी अच्छी कर लेती हूँ, बस थोड़ी सी टाइमिंग सुधारनी पड़ेगी, बाकी आप ठीक हो। लेकिन इससे आपके प्लान में और आपके दिखने में क्या लेना देना है? प्रज्ञा शोभित की बात पर बोली, करेक्ट, इससे लेना देना है। अगर बाद में आपको धीरे धीरे मुझसे प्यार हो गया तो हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन तब तक बस नाटक करेंगे। शोभित व्यंग भरी हंसी के साथ बोला, हाँ, बहुत बकवास प्लान है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया।
इसलिए आप कोई और ढूंढ लीजिए। प्रज्ञा जल्दी से बोली। 2 महीने बाद हम दोनों ब्रेकअप कर लेंगे घर वाले के नज़र में। शोभित अपना सिर हिला कर बोला, सोच कर बताऊंगा। बाकी डेट अच्छी थी। अब मुझे जाना होगा क्योंकि शोभित का फ़ोन बजने लगता है। शोभित प्रज्ञा को एक्सक्यूज़ मी कहकर कॉल अटेंड करता है तो दूसरी तरफ से विप्लव कहता है, ओ ब्रो, बनी रो रही हैं। शोभित कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला, क्या हुआ उसे, क्यों रो रही है वो? विप्लव जवाब देते हुए बोला, उसे कॉलेज में कुछ लड़कों ने परेशान किया इसलिए रो रही है। शोभित बिना प्रज्ञा से कुछ कहे सीधा होटल से बाहर आते हुए विप्लव से बोला, तुम जहाँ पर हो लोकेशन सेंड करो, आ रहा हूँ मैं। इतना कहकर शोभित कॉल कर देता है और अपनी गाड़ी में बैठ सीधा इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। इधर अमरावती मित्तल मेंशन में मीरा मेन हॉल में बैठी बुक में कुछ डिजाइन्स ड्रॉ करते हुए टीवी में गाने सुन रही थी। कशिश अपनी कुछ फाइल लेने के लिए घर आया हुआ था। वो एक नज़र मीरा पर डालकर सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद कशिश की आवाज़ आती है, मीरा, रेड कलर की फाइल कहाँ पर है? मीरा कशिश की आवाज़ को इग्नोर करते हुए फिर से अपने काम पर फोकस करने लगती है। कशिश नीचे आकर गुस्से में उसके हाथ से ड्राइंग बुक छीन कर फेंक देता है और चिल्ला कर कहता है, क्या मैं तुम्हें कुत्ता नज़र आ रहा हूँ जो चिल्ला रहा था? तुम्हें जवाब नहीं दे सकती हो क्या? मीरा कशिश को घूरते हुए बोली, आपका सामान है ना, तो आपको पता होगा कहाँ पर खजाने की तरह छुपा कर रखते हो, मुझे क्या पता। कशिश दांत पीस कर बोला, ज़रूरत से ज़्यादा मत बोला करो वरना किसी दिन। मीरा कशिश की बात पर बोली, वरना क्या करोगे? मारोगे मुझे? कशिश मीरा की ड्राइंग बुक से सारे डिजाइन्स को फाड़ कर फेंक देता है, जिसे देखकर मीरा को बहुत गुस्सा आता है और वो कॉफ़ी टेबल पर रखा फ्लावर वास उठाकर ज़मीन पर पटक देती है। कशिश मीरा के बालों में अपना हाथ डालते हुए मजबूती से उसके बाल को पकड़ अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर बोला, मीरा सारंग, मेरे सत्र का इम्तिहान मत लो, बहुत दर्द होगा तुम्हें। मीरा अपनी आंखों में नमी लिए कशिश की देखते हुए बोली, आपने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी, तो क्या मैं अपना गुस्सा भी नहीं निकाल सकती? कशिश मीरा के बालों को छोड़ देता है और उसे सोफे पर ढकेल कर कहता है, आई हेट यू एंड आई हेट सारंग्स। मीरा कशिश को घूरते हुए बोली, मुझे भी कोई आपसे मोहब्बत नहीं हो गई है जो आप मेरे सामने तानाशाही दिखा रहे हो, और आप जैसा इंसान अकेला रहना ही डिजर्व करता है। उसे खुशी मिलने का कोई हक नहीं है जो दूसरों की ज़िंदगी से खुशी छीनते हैं। कशिश एक जोरदार थप्पड़ मीरा के गाल पर जड़ देता है। मीरा का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। उसके गोरे गाल पर कशिश के उंगलियों के निशान थे। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कशिश की तरफ देखते हुए कहती है, दर्द हो रहा है। जब मैंने कुछ कहा तो आपको दर्द हो रहा है? कशिश अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर मीरा को घूरते हुए बोला, मुझसे बात मत किया करो। तुम जैसी घटिया लड़की कभी किसी की नहीं हो सकती। मीरा सोफे से खड़ी हो कशिश पर चिल्लाते हुए बोली, घटियापन आपने किया है,
ज़बरदस्ती मुझसे शादी की, मुझे किडनैप किया और घटिया मैं हो गई। कौन सी घटिया हरकत की है मैंने? कशिश मीरा को घूरते हुए बोला, ये बात कभी मत भूलना मीरा सारंगी, तुम शादी के मंडप को छोड़कर भागी थी। मीरा कशिश के गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है। कशिश का चेहरा गुस्से में तमतमा उठता है। मीरा कशिश को धक्का देते हुए बोली, मैं अपने सुधांशु के लिए भागी थी, आप जैसे जाहिल इंसान के लिए नहीं। और उससे भी ज़रूरी बात है, मैंने नहीं कहा था आपसे शादी करने के लिए, और ना ही मेरे घर वाले ने आपके आगे हाथ जोड़ा था मुझसे शादी करने के लिए। जो आप मुझ पर धौंस जमा रहे हो। ये कहते हुए मीरा कशिश को धक्का दिए जा रही थी। कशिश मीरा के हाथ को पकड़ उसके बालों में हाथ डालकर उसके होठों के बिल्कुल करीब आकर बोला, जाकर पूछो अपने भाई से, अपने बाप से, किस करने की सज़ा तुम भुगत रही हो मेरी ज़िंदगी में आकर। और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बीवी बन सकती हो? कभी नहीं। ये शादी, तुम्हारा यहाँ रहना सब कांच के टुकड़े की तरह बिखर कर रख दूंगा मैं। और तुम्हारी इज्जत करो। किसी से बात नहीं करती, और उससे भी ज़रूरी अगर कोई कुछ कहे तो रोते हुए आ जाती है मेरे पास। शोभित विप्लव को घूरते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अदिति को ख्याल रखना। छोटी छोटी दिक्कत के लिए क्या तुम मुझे कॉल करते रहोगे? विप्लव बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, मैंने उसे खाने के लिए तो दिया ना। शोभित इधर उधर देखते हुए बोला, रिया कहाँ है? जिस पर विप्लव मुंह बनाते हुए बोला, रिया की फैमिली में किसी की शादी है, इसलिए वो आज कॉलेज नहीं आई। शोभित अपना सिर हिलाते हुए बोला, कौन है वो लड़के जो इसे परेशान कर रहे थे? आदित्य सुबकते हुए बोली, वो लोग चले गए क्योंकि कॉलेज आवर खत्म हो गया ना, कल आएंगे। शोभित आदित्य के सिर पर हल्का सा मार कर बोला, क्या तुम एक मुक्का मारकर उनका दांत नहीं तोड़ सकती हो? आदित्य मासूम सा चेहरा बना शोभित की तरफ देखते हुए बोली, मैं तो उसकी पूरी हड्डियां तोड़ सकती हूँ, लेकिन दिन ने आपके पास कंप्लेन किया तो आप मुझे डांटोगे ना? शोभित आह भरते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आता मैं तुम्हारा क्या करूं अदिति। विप्लव शोभित की तरफ देखते हुए बोला, भाई क्या अब हम घर चले? अदिति विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, वापी तुम मुझे पिगी बैग दो ना, और सीनियर हम दोनों का बैग लेकर आएंगे। शोभित अदिति को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, चुपचाप चलो, बड़ी आई पिगी बैग वाली। विप्लव उन दोनों को देखकर मुस्कुरा देता है और उनके पीछे बैग लेकर चला जाता है। इधर रात का वक्त अवस्थी हाउस में महक अपने कमरे में बैठी मोबाइल में सोशल मीडिया अकाउंट खोल स्क्रॉल कर रही थी। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। महक उसके फ़ोन को देखती है जिसमें मृत्युंजय नाम शो हो रहा था। महक मुंह बनाते हुए बोली, मेरा बागर बिल्ला मृत्युंजय सारंग है। इतना सोचते हुए महक कॉल उठाती है और कहती है, अभी याद आई आपको मेरी? मृत्युंजय महक की बात को इग्नोर करते हुए बोला, तुमने खाना खाया? तुम्हें मेडिसिन लेनी है? महक मृत्युंजय के सवाल पर बोली, हाँ मैंने खा लिया, लेकिन मेडिसिन नहीं लिए हैं, खा लूँगी थोड़ी देर में, आप बताओ।
कहाँ पर हो? मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, मैं अभी ऑफिस पर हूँ, ज़रूरी काम है जिसे कर रहा हूँ। हो सकता है कि कल सुबह ही घर जाऊँ। तुम्हें कुछ चाहिए? महक कुछ दूर सोचने के बाद बोली, आप मेरे लिए आइसक्रीम ला दोगे क्या? मृत्युंजय की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कैंटीन एरिया शोभित की कार आकर यूनिवर्सिटी में रुकती है। शोभित सीधा कैंटीन की तरफ चला जाता है और देखता है अदिति रोते हुए सैंडविच खा रही थी। शोभित एक गहरी सांस ले अदिति के पास आकर बोला, या तो पहले खा लो या फिर पहले रो लो। अदिति शोभित की आवाज़ पर मुड़कर उसकी तरफ देखती है और रोते हुए शोभित को गले लगाकर कहती है, उन लोगों ने मेरे हाल तो चॉकलेट ले लिया। विप्लव शोभित की तरफ देखते हुए बोला, भाई मुझे समझ नहीं आता मैं इस लड़की का क्या भी। ये कहते हुए कशिश के होठ मीरा के होठों को छू रहे थे। मीरा कशिश को खुद से दूर करने की कोशिश करती हो तो कशिश उसे और मजबूती से अपने सीने से चिपकते हुए कहता है, क्यों? मेरा छुअन तुम्हें अजीब लग रहा है? दर्द हो रहा है तुम्हें? मीरा अपनी आंखों मजबूती से बंद कर धीरे से बोली, लिव मी प्लीज। कशिश 2 मिनट मीरा को देखने के बाद उसके निचले होठ पर बाइट करते हुए उसे छोड़ देता है और बिना मीरा से बात किए मेंशन से बाहर चला जाता है। मीरा अपने सांसों को कंट्रोल करते हुए सीधा कमरे की तरफ भाग जाती है। सारे सर्वेंट उन दोनों के झगड़े को देखकर पहले से ही वहां से जा चुके थे। थोड़ी सीरियस टोन में कहता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चुपचाप मेडिसिन ले लो और सो जाओ, कल तुमसे मुलाकात होगी। महक मुंह बनाते हुए बोली, मैंने सोचा था कि आप मुझसे मिलने आओगे। मृत्युंजय एरोगेंट आवाज में बोला, महक मेडिसिन खाओ और सो जाओ। महक मृत्युंजय की बात सुनकर बोली, अच्छा ठीक है, मैं खा रही हूँ, लेकिन आप कॉल में रहो। मृत्युंजय महक के बात पर कुछ नहीं कहता तो महक नाइट स्टैंड पर रखे मेडिसिन को उठाकर खा लेती है और फ़ोन उठाकर मृत्युंजय से कहती है, खुश हो गए आप? मैंने मेडिसिन खा लिए। मृत्युंजय महक की बात पर जवाब देते हुए बोला, हो गया ना, चलो सो जाओ, मैं अभी ज़रूरी काम पर हूँ, गुड नाइट। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।